नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी अजनबी। इस्मत चुगताई जी हिंदी उर्दू की एक ख्याति प्राप्त लेखिका हैं और उनकी आज भी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है। तो प्रस्तुत है कहानी अजनबी। रफ़ीका सलीम क्लिनिक से निकली तो एकदम आंखों तले अंधेरा छा गया। अगर नर्स उसे संभाल ना लेती तो वो मुंह के बल पक्के फर्श पर गिरती। ऑपरेशन नाकाम साबित हुआ। वो कभी माँ बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। कोई खराबी थी, जो दिन चढ़ गए थे उतर गए। करीमा ने पूरे एतमाद से उसे यकीन दिलाया था कि इसका ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ है। डॉक्टर शरोदकर भी मुतमईन थे, तो फिर क्यों उसकी दुनिया उजड़ गई। रफ़ीका के अब्बा अम्मा हज को गए हुए थे। वे इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थे। ये विलायती किस्म की शादियाँ अमूमन साल 2 साल से ज़्यादा नहीं घिसटतीं। नवाबजादे बड़े दिलफेक होते हैं, फिर सलीम तो इकलौते भी थे। रानी साहिबा कोई हीरों में लदी फंदी बहू के अरमान में मस्त थीं। उन्हें क्या खबर थी दिल्ली में फेस्टिवल की मुलाकात चट मंगनी पर ब्याह की सूरत अख्तियार कर लेगी। मगर नाजों के पाले पूत के आगे घुटने टेकने पड़े। धूमधाम से रिसेप्शन किया। पोते की आस लगाकर पार्टियों में दिल बहलाने लगीं। 1 साल, 2 साल, जब पूरे 5 साल गुजर गए तो कान खड़े हुए। अगर पोता न हुआ तो लाखों की जायदाद देवर जेठ हड़प कर लेंगे। और भाई, पोता खिलाने का अरमान तो हर दादी का होता ही है। फिर बहू कोई अपने खानदान की भी न थी। बेतरह जोर डाल रही थी, मगर सलीम इस कान सुनते उस कान उड़ा देते। मम्मा, जुल्फिकार चचा के बेटों की पलटन में से कोई चुनकर गोद ले लो ना। हम तो मिलिट्री के टट्टू, हमारा क्या ठीक। और फिर हवाई जहाज अपने गांव का इक्का तो होता नहीं कि घोड़ा बैठ जाए तो रिक्शा या साइकिल ही पकड़ लें। मगर अम्मा ने वो मातम डाला कि तौबा अली। तब रफ़ीका ने जायदाद की लालच में नहीं, उनका जी रखने के लिए ऑपरेशन कराने का फ़ैसला किया। ऑपरेशन क्या था, बस यूं ही डॉक्टर ने कुछ सफाई कर दी। फेस के दुबलेपन को तर्क करने की राय दी। रात को जागने और होटलों के चक्करों पर थोड़ी पाबंदी लगाई। और बेगम साहब पोता लपकने के लिए आंचल पसार कर बैठ गईं कि बेटा महीना भर की छुट्टी पर आ रहा था, क्यों ना सेकेंड हनीमून मना लिया जाए। सलीम आए तो, मगर कुछ रूखे से खोए से। बैठे बैठे सोच में गुम होकर न जाने कहाँ गायब हो जाते। कभी ऐसा लगता कुछ कहना चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती। एक अजीब सी दीवार खड़ी कर ली है इर्द गिर्द। किसी पर दिल आ गया है, पीने की लत भी कुछ बढ़ गई है। एकदम क्लिनिक का दरवाज़ा खुला और मटका सा पेट लिए वही अजनबी लड़की निकली जो अंदर से निकलते वक्त दाखिल हुई थी, जिसका मटका सा पेट देखकर रफ़ीका रश्क से अधमरी हो गई थी। तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो न जाने क्यों वो भी उसके पीछे लपकी। उसने भन्ना कर रफ़ीका पर नज़र डाली। क्या है, वो रुखाई से बोली। कुछ नहीं, उसने साथ चलते हुए कहा। वो पल्लू से आंख पोंछती और तेज़ चलने लगी। संभल के। रफ़ीका ने उसे ठोकर खाते हुए देख बाजू से थाम लिया। छोड़ दो मुझे। सुनो, तुम जासूसी कर रही थी मेरे खिलाफ। मैं तुम्हें खूब जानती हूँ, बड़ी सोशल वर्कर बनती हो। जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। जिस मर्ज में तुम गिरफ्तार हो मेरे पास उसका इलाज है। यकीन मानो, मैं बस सामने होटल में एक कप चाय पी लो और मेरी कहानी सुन लो प्लीज़। शायद हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। लड़की ने थोड़ी देर सोचा, फिर ढीली पड़ गई। दोनों होटल के केबिन में बैठ गईं। बोलो, क्या पियोगी? जहर, ठंडा या गरम? लड़की ने बेएतबारी से एक नज़र देखा। तुम ये काम करती हो? मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें 1000 1500 से ज़्यादा नहीं दे सकूंगी कि वो हरामजादा मेरी सब जमा पूंजी ले गया और ये रोग लगा गया। उसने अंग्रेज़ी और उर्दू में रोग लगा जाने वाले को खूब गालियाँ दी। ऐसी हालत में जी नहीं जलाते। भूल जाओ जो बीत गई, आगे की फिक्र करो। मुझे रुपया नहीं चाहिए तुम्हारा। मुझे तुम फोकट में भी ये धंधा करती हो? आहिस्ता बोलो, ये टोस्ट ख़त्म करो। वो टोस्ट खाने लगी। ऐसे में औरतों को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे पेट का शैतान अभी से मुझे खा रहा है। हरदम भूख लगती है। मेरे घर चलोगी
यहाँ ठीक से बातें नहीं कर सकते। चलो। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद लड़की ने हंसकर कहा। टैक्सी घर पहुंची तो जरा सा हिचकिचाई वो, फिर हंस पड़ी। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। रफ़ीका ने उसके शाने पर प्यार से हाथ रख दिया। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। देखो, मेरा मर्ज तुम्हारी बीमारी से बिल्कुल उलट है। यानी तुम माँ बनने वाली हो और मैं माँ नहीं बन सकती। तुम बच्चे को बवाल समझती हो और बच्चा ना होने की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम बच्चा ज़ाया करने गई थी और मैं बच्चे की आरजू में। डॉक्टर कहते हैं मुझ में कोई खराबी नहीं, फिर भी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ। मैं तुम्हारा सारा खर्च बर्दाश्त करूंगी। फरागत के बाद तुम बच्चा मुझे दे देना और नई ज़िंदगी शुरू करना। मगर मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। ग्रेटा मार्गरेट। मेरी बात दिल को लगी। मगर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? छोड़ो उस हरामजादे को। अभी तुम जवान हो, सुंदर हो, फिर अरे बहुत मिल जाएंगे तुम्हें चाहने वाले, और लकी हो कि तुम किसी लफड़े का तुम्हें कोई डर नहीं। मज़े करो, मगर कोई काम के डॉक्टर से हमारा भी काम करवा दो। कैसी बातें करती हो? क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं? हरामजादा मर्द छोड़कर चला गया तो क्या तुम्हारी ममता मर गई? अरे उस कमीने को बाप क्यों मानती हो? इस बच्चे में उसकी साझेदारी है कितनी? जरा भी तो नहीं। सभी हाड़ मांस तुम्हारे खून से बना है। पर बिना बाप का बच्चा? बिना बाप का बच्चा यीशु मसीह था, खुदा का बेटा। अरे पगली, सभी बेटे बेटियां, चरिंदे परिंदे, ज़मीन आसमान, ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां, हंसता चांद, दमकता सूरज खुदा के बेटे बेटियां हैं कि कन कन में वही दमक रहा है, उसी का नूर छलक रहा है। और फिर थोड़े दिन की बात है, तुझे छुटकारा मिल जाएगा। रफ़ीका ने हिसाब लगाया तो सलीम जब छुट्टी पर आया था तो उस हिसाब से बच्चा 1.5-2 माह पहले पैदा हो जाएगा। उन्हें देखा जाएगा, सतमासा भी तो हो सकता है। उसने सबसे पहले तो अपनी सास को खुशखबरी सुनाई कि खैर से उसका पाँव भारी है। उन पर थोड़ी सी ओस तो पड़ी, क्योंकि वो अपने रिश्ते की एक चांद सी भतीजी पर नज़र डाल चुकी थी। इंतज़ार था खैर से बच्चा छुट्टी पर आए तो उस पर रंदा फेरा जाए। मुई बांझ पर ही तो लट्टू होना था। वैसे माँ बेटे ने तो आज तक एक दूसरे की बात तो टाली नहीं थी। हालात को देखकर खानदान के बहुत से लड़कियों के वालिदैन उनकी खातिर मदारत करते रहते थे। उसने करीमा को अपना प्लान बताया तो वो उछल पड़ी। अरे वाह पट्टी, तू तो प्रधानमंत्री की पदवी के लायक है। ऐसा कर, तू मेरे यहाँ आ जा। मेम साहब तेरे बस की नहीं, और कहीं भेद खुल गया तो सब चौपट हो जाएगा। बुढ़िया को मैं पटा लूँगी। बच्चा इतने साल बाद हो रहा है, एक डॉक्टर की निगरानी निहायत ज़रूरी है। सुन, मम्मा के गांव में कैसा रहेगा? वो तो हज को गई है, वहाँ से भैया के पास इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम है। हज की बरकत इस वक्त तेरे साथ है। हमारे वालिद अनजाने ही में हमारे लिए बरकतें समेट रहे हैं। भाई वाह। और तुम्हारा क्लिनिक? वो हमारी असिस्टेंट संभालती है। मैं स्विट्ज़रलैंड 3 हफ्ते के लिए गई थी, कई महीने के लिए रह गई। तू खातिर जमा रख, सब ठीक हो जाएगा। रफ़ीका ने कई खत लिखे, लेकिन सलीम मियाँ ने एक का भी जवाब नहीं दिया। शायद बहुत दौरे मारने पड़ रहे थे। अम्मा के पास भी खत नहीं आया। दिन करीब आ जाएंगे तभी जाना चाहिए, वरना सास आन दे देंगी बहू की देखरेख की आड़ में। ग्रेटा बड़ी ही मूडी हो गई। कभी खूब हंसती, पीने के लिए जिद करती, पेट के बच्चे को कोसती, उसके हरामी बाप को गालियां देती, बॉयफ्रेंड की तस्वीर को कभी चूमती, कभी उस पर जूते मारने लगती। दिन करीब आ रहे थे, इसलिए करीमा ने उसे टाट प्लान गांव शिफ्ट करने की राय दी। मोटरों में ज़रूरी सामान समेटा और बगैर किसी से कुछ कहे सुने काफिला गांव जा पहुंचा। करीमा की वैन सामान से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। ग्रेटा में और उसके आशिक में ज़रूर कुछ विलायती खून होगा कि बच्चा गोरा चिट्टा अपनी दादी की तरह भूरी आंखों का पैदा हुआ। हिसाब से दिन पूरे नहीं होते थे। दादी ने जब इंक्यूबेटर में मोटा ताज़ा बच्चा देखा तो दंग रह गईं। शीशे की चादर की वजह से कुछ बड़ा दिखाई पड़ रहा है, करीमा ने वजाहत की। अल्लाह रखे, बना बनाया बाप पे गया है। दादी ने आंसू भरी आंखों से आंसू पोंछे और इंक्यूबेटर की बलाएं लेकर कहा। गांव में हुल्लड़ मच गया। कई दिन तक नाच रंग होता रहा। कमीनों मतलब टहल करने वालों को जोड़े बटे, लगान में छूट दी गई।
ज़मीनों के टुकड़े अल्लाह के नाम पर निकाले गए। वालिद साहब को उतार दिया गया। जवाब नदारद। चौकी से फ़ोन खड़काया। मालूम हुआ ड्यूटी पर गए हैं। रफ़ीका का कलेजा धक धक कर रहा था। डॉक्टर करीमा तसल्लियाँ दे रही थी। सब ठीक हो जाएगा, अब इस चुड़ैल का पाप काटो। मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा? कैसा बच्चा? करीमा ने कहा। तुम लोग मुझे चीट कर रहे हो। मेरे बच्चे को दे दो, वरना तुम क्या करोगी? करीमा ने नरमी से पूछा। यतीम खाने में दे दोगी ना? मैं वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें बच्चे चाहिए तो मेरे यतीम खाने में भरे पड़े हैं, जगह भी नहीं। तुम जितने चाहो समेट ले जाओ। डैम इट, नफ़रत है मुझे इन कीड़ों से। बस चले तो जहर दे दूं हरामज़ादों को। हाँ, मैं भी तो उनके हरामज़ादे माँ बाप को जहर देना चाहती हूँ। तुमने 2000 का बोला था, हम इंग्लैंड जाना चाहता है। हवाई जहाज़ का टिकट तुम्हें मिल जाएगा 2000 के अलावा। थैंक यू। और देखो, वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक छोकरी समेत आना। हमें इस बच्चे के लिए एक बहन भी चाहिए। ग्रेटा ने बहुत गुस्सा होना चाहा, मगर हंसी न रोक पाई। कैसा है तुम लोग? जास्ती बुरा तो नहीं, पर उस हरामजादे को शूट कर देगा। हमारा ऑर्डर पूरा करने के बाद तुम शौक से शूट कर देना। सलीम का अता पता न मिलने की वजह से रफ़ीका इतनी आदी हो चुकी थी कि वापसी पर भी उसे रूखे सूखे बर्ताव से ज़्यादा दुख नहीं हुआ। वो बच्चे में ऐसी खो चुकी थी कि किसी चीज़ का होश न रहा था। सलीम उसी तरह खिंचे और गुमसुम ही रहे। आखिर उसके सब्र का पैमाना छलक गया। कब जा रहे हो वापस? क्यों, क्या 2 ही दिन में मेरा वजूद बोझ बन गया? अगर वहाँ कोई और मामला चल पड़ा है तो तुम मुझसे छुटकारा चाहती हो ना? इसमें तकल्लुफ़ कैसा? मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ? तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। बस अम्मी बड़ा दंड मचाएंगी। अब तो तुमने उनका अरमान भी पूरा कर दिया है, चांद सा पोता। पोता? दूर के रिश्ते से तो नवासा हुआ। ये क्या बक रहे हो? देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ये बच्चा। रफ़ीका, मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ, सलीम ने बड़ी नरमी से कहा। मगर मेरी पूरी बात सुन लो। वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था, और ये मेरी कमज़ोरी थी कि जब मैं छुट्टी पर 15 दिन के लिए आया था तो मैंने ये बात तुम्हें नहीं बतलाई थी। मैं वैसे सही और सालिम हूँ, मगर मैं बाप नहीं बन सकता। झूठ? कमीने, तुम झूठ बोल रहे हो जलील तुम। रफ़ीका की आंखों में आंसू बहने लगे। ज़रा ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। तुम झूठे हो। हमने जानबूझकर 5 साल बच्चा नहीं पैदा होने दिया। ना तुम में कोई खराबी है, ना मुझ में। ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम कोई गहरी चाल चल के मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। वो कौन हरामजादी है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, इतनी दूर हटा दिया कि तुम अपने बच्चे को ठुकरा रहे हो? तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, कमीने, जलील। रफ़ीका जंगली बिल्ली की तरह सलीम पर झपट पड़ी। अगर वो उसके दोनों हाथ न थाम लेता तो वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसकी आंखें निकाल लेती, मगर सलीम ने उसे सीने से लगाकर खींच लिया। कमरे में उनकी सांसों और घड़ी की टिक टिक के सिवा कोई आवाज़ न थी। वहीं कालीन पर वो एक दूसरे में डूब गए। 1.5 साल के अंदर सलीम और रफ़ीका एक बेटी के वालिदैन बन गए। बच्ची बिल्कुल माँ पर गई थी, आंखें बिल्कुल बाप की तरह। डॉक्टर करीम अपनी कारगुजारी पर नाज़ा था। दादी अम्मा की बाछें खिल गईं। बस एक बेटा और। फिर वो चहकने लगीं। बस मजाक ख़त्म, ज़रा हिसाब लगा लो। हम कितने दिन मिले? शादी के बाद पूरे साल भी नहीं, फिर 2 दफ़ा 3-4 दिन के लिए। आप ये बच्चे समेटिए, हम दोनों लंबी छुट्टी पर जाएंगे। कहाँ जाओगे? विलायत का इरादा है? विलायत तो 2 दफ़ा जा चुके हैं, अपना मुल्क देखा ही नहीं। एक दफ़ा ट्रेनिंग के सिलसिले में जाना हुआ, सोचा चलो भगवान के दर्शन भी कर डालें। दुनिया भर के आते हैं और हमने अपना ही मुल्क नहीं देखा। अरे बेटे, हज को जाओ तो एक बात भी है, मुँह पत्थरों में क्या रखा है? अगर ज़र्रा ज़र्रा में खुदा का नूर जलवागर है तो क्या इन पत्थरों के बुत में खुदा का वजूद नहीं, जिसे किसी फ़नकार ने दिल की गहराइयों में डूब कर तराशा होगा? वहाँ 32 रुपये में काम बन गया। हमने तो बता दिया था भाई हम मुसलमान हैं, मगर भगवान को क्या पता चलेगा? एक आदमी हमें कोठरी में ले गया, एक लंगीदी गले में जनेऊ डाला और माथे पर ठप्पा लगा दिया। सौदा महंगा नहीं पड़ा। पुजारी जी ने 2 लड्डू दिए, सेर 1.5 सेर से कम ना होंगे।
हमने सेंध कर रख लिए कि बेगम के साथ ही तो अब लौटेंगे। कमबख्त लड़कों ने सफ़ा चट कर दिए। अम्मा आप भी चलिएगा, वहीं बच्चों का मुंडन कराएंगे। दीवाना हुआ है लड़के, मैंने तो मन्नत मानी थी अजमेर शरीफ की। चलो अजमेर शरीफ ही सही, मगर हमने सोचा था हज को जाएंगे, वहाँ अकीका करेंगे दोनों बच्चों का। अब आप कहती हो तो। ए लो, मैं काबे को कहूँगी मेरी मत मारी गई है जो हज मुबारक के बजाय अजमेर में बाल उतरवाऊँ। मगर मैं तो कब्रिस्तान देखने जाऊँगी। ए खाक डालूँ कब्रिस्तान पर, और वो भी मुआ किरस्तानों का। अम्मा, मिट्टी का कोई मज़हब नहीं होता, वो तो सभी कुछ प्यार से समेट लेती है। ए भाई मैं चली। बेगम ने छोटी को बगल में दबाया और पोते की उंगली पकड़ी। अब तुम लोगों से कौन बहस करे। बेगम उठने लगी। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर रफ़ीका ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, तुम कितने बदल गए हो, बिल्कुल अजनबी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सलीम ने बड़ी अजीब आवाज़ में कहा, जब हवाई फ़ौज दुश्मन पर बम बरसाकर लौटती है तो खूब जश्न मनाए जाते हैं। नाच रंग, पार्टियां, अखबारों में हमारी बहादुरी और जाबाजी के चर्चे। मगर रात को जब हम पर नींद का राज होता है तो हम अकेले बमों के धमाके सुनते हैं। मरने वालों के खून में डूबी लाशें हमारे बेबस एहसास पर हमला करती हैं। हम सोते में चौंक कर नन्हे बच्चों की तरह चीखें मारने लगते हैं। जगार हो जाती है और हमारे फेंके हुए बम हम पर बरसने लगते हैं। सुबह जब दिन निकलता है तो हम अपनी कमज़ोरी को बुज़दिली मानकर फिर बहादुर बम्बार यूनिट बन जाते हैं। मगर नींद में तो हम अकेले ही जूझते हैं। रफ़ीका, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। रफ़ीका की आंखें भर आईं। उसने सलीम को नन्हे बच्चे की तरह निहारा और उसका सिर अपनी ममता भरी छाती से लगा लिया। अल्लाह, कितने बदल गए हो। रफ़ीका ने चोट की। बिल्कुल अजनबी, जैसे अभी मिले हो, जैसे हंसना भी भूल गए। हाँ, एयरफोर्स में कुछ खोकर कुछ पा भी लेते हैं। जब हम दुश्मन के मुल्क पर बम बरसाते हैं, लम्हे भर में मकान ज़मींदोज़ हो जाते हैं। सैकड़ों औरतें, मर्द और बच्चे गोश्त और हड्डियों के लोंदे बन जाते हैं। पूरा रकबा आग और धुएं में गुम हो जाता है। तब हम कामयाब और सुरखरू होकर लौटते हैं। अपने साथियों का गम गलत करने के लिए शराब में धुत होकर नाचते हैं, ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाते हैं। मगर रात को जब हम सो जाते हैं तो भूत प्रेत जाग उठते हैं। इंसानी जिस्मों के चिथड़े भयानक सूरतें अख्तियार करके हम पर हमलावर होते हैं। हम चौंक कर नन्हे बच्चों की तरह चीखें मारने लगते हैं। हमारे गिराए बम पलट कर हम ही पर गिरने लगते हैं। तब हम मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में प्रायश्चित करते हैं। उनकी पनाह में सुकून ढूंढते हैं। ज़ख्मी दिलो दिमाग को जीने का सहारा मिलता है। हमारी टुकड़ी के 2 जवानों ने तो खुदकुशी कर ली। वर्दी पर तमके सजाकर हम बड़े सूरमा नज़र आते हैं। अंदर से हम रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। जितनी भी है ये ज़िंदगी, उसके आगे भिखारी की तरह सिर झुका दिया है। तुम समझ रही हो ना। हाँ। रफ़ीका ने सलीम का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उसके आंसुओं में अपने आंसू घोल दिए। अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी अजनबी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।